महिलाओं का बड़ा विरोधी हैं ममता जी। महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते थे नरेंद्र मोदी, ममता जी नहीं चाहती थी कि बढ़े। तो महिलाएं इस बार ममता जी से नाराज हुई। मैं आपको सही बताऊं, हाँ, ना तो महिलाओं को आरक्षण देना है और ना कास्ट सेंसस करवाना है, सिर्फ बातें करनी है ठीक बात है। और लोगों को मूर्ख बनाना है। लेकिन जो इन्होंने ये सोचा कि हम इस बार जो है महिलाओं को बेवकूफ़ बना के उनका वोट हथिया लेंगे, उसकी मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके का आक्रामक तेवर रिप्रेजेंटेटिव वेस्ट बंगाल की जो हैं जो अपनाती हैं, वो कोई और अपनाता दिखता नहीं है। कल जब अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया कि आप कान खोल कर सुन लो। मुझे लगता है कि बंगाल में ये भाषा नहीं चलती है, राइट। इसीलिए मुझे लगता है बार बार कि बीजेपी हिमंता बिस्वा शर्मा, आपने तो कहा था और सारे खुलासे होने वाले हुए नहीं, मैंने कहा आदेश जी बोल के गए थे। क्या अपडेट है? मैंने ये सोचा था कि ये लड़ाई सिर्फ वोटिंग तक की है, लेकिन ये उसके आगे जा रही है और वहाँ सिर्फ एक ही सवाल है, हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। बीजेपी आ रही है, ये फिक्स है। केसी वेणुगोपाल की बात कर लेते हैं। केरला के कौन जीत रहा है, पहले तो ये बताइए, क्या गलती हो गई पिनराई विजयन से? राहुल गांधी ना आपको घर के बाहर से अंदर लेके नहीं आते हैं। अगर आप दहलीज पे खड़े होगे ना तो आपको धक्का मार सकते हैं हल्का सा। अब चलते हैं दक्षिण के तमिलनाडु। ये जो डीलिमिटेशन वाला पूरा प्रोसेस हुआ आदेश जी, स्टालिन ने बिल की कॉपी भी फाड़ी, उसके बाद वो काला कपड़ा पहन के उसका विरोध भी हुआ। इलेक्टोरली क्या डिक्लेयर करती हुई दिख रही है अभी आपको? कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बड़ा तबका चाहता था कि टीवी के साथ अलायंस हो जाए, विजय के साथ। विजय के साथ में बड़ा तबका चाहता था। तो रिजल्ट क्या आने वाला है, अब ये भी बताइए। पश्चिम बंगाल, ममता दीदी महिलाओं का बड़ा विरोधी हैं ममता जी। महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते थे नरेंद्र मोदी, ममता जी नहीं चाहते थे कि बढ़े, इसलिए उन्होंने भी मुखालिफत की, उनकी पार्टी ने। तो महिलाएं इस बार ममता जी से नाराज होंगी। आंकड़े नहीं बताते ये बात, आप क्या बताते हैं ये बताइए। मैं तो कई बार आपके शो में ये बात कह चुका हूँ कि सबसे ज्यादा हिस्सेदारी अगर किसी ने दी है महिलाओं को हिंदुस्तान की राजनीति में, विधानसभा से लेकर संसद तक, उनका नाम ममता बनर्जी है। उन्होंने 33% आरक्षण का वेट नहीं किया, जो 3 दशकों से पेंडिंग है, जो 2023 में पारित भी हो गया। लेकिन वास्तव में अगर किसी ने महिलाओं को बिना मांगे उनका हिस्सा दिया है और डिफरेंट सेक्शन से, कोई आर्टिस्ट हैं, कोई कलाकार हैं, कोई पत्रकार हैं, ठीक है, ऐसे वो चुन के लेके आती हैं। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के ऊपर ये आरोप चिपक नहीं पाएगा। और कई बार मैं सोच भी रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पूरी कवायद थी ये 3 दिन की, उसका मकसद सिर्फ बंगाल चुनाव ही था। यानी क्योंकि बंगाल की महिलाएं बहुत प्रोग्रेसिव हैं और जब मोदी जी इस बात के बारे में बात करेंगे कि 33% आरक्षण हम देना चाहते हैं, लेकिन टीएमसी ने उसका विरोध कर दिया, कांग्रेस ने उसका विरोध कर दिया, बाकी पार्टियों ने उसका विरोद कर दिया। अच्छा, अभी तो विरोध किया टीएमसी ने क्योंकि वहाँ चुनाव है जी। कांग्रेस ने किया है क्योंकि असम और तमिलनाडु यहाँ पे चुनाव है। अगले साल ये बात पीएम कहेंगे समाजवादी पार्टी को लेके उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश यादव ने तो संसद में महिलाओं का विरोध कर दिया था। पंजाब में जाके कहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने भी विरोध कर दिया था जी। गोवा जाके कहेंगे कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था इसलिए हमारी सरकार रिपीट कर देना। मणिपुर जाके भी कहेंगे कांग्रेस ने ऐसा किया। जाएंगे मणिपुर कम से कम ये नहीं, इस पे मुझे शंका है। अच्छा, उत्तराखंड जाके कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना क्योंकि इन्होंने महिलाओं का विरोध किया था आरक्षण का। तो टीएमसी पे बात नहीं चिपकती। एक बात समझ में आती है कि इस बिल का, इस संशोधन का जो मेन टारगेट था वो था परिसीमन, लेकिन महिलाओं की आड़ में जिस तरीके से बंगाल की महिलाओं को रास्ते से भटकाने की कोशिश की वो हो नहीं पाया। क्योंकि आज के इस दौर में जहाँ सिर्फ टीवी अखबार के अलावा भी माध्यम है कम्युनिकेशन के, जहाँ तक आपके पास इंफॉर्मेशन पहुँचती है और सही इंफॉर्मेशन पहुँचती है, तो उस दौर में अगर आप किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे और ख़ासतौर पर महिलाओं को, और मुझे वो एक वक्तव्य याद आ रहा है प्रियंका गांधी का जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया जब ये डिबेट हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, बार बार महिलाओं को बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। मैं इस पे वक्तव्य अलग से पूरा आने वाला था। तो नहीं, वो जुड़ गया मेरा मुझे याद आ गया वो। तो इसके सिर्फ राजनीतिक मायने नहीं है, इसके सामाजिक मायने भी हैं। इसके
इसके और भी बहुत दूरगामी मायने हैं। इस बात को अगर ध्यान से डिकोड करने की कोशिश करें कि कौन महिलाओं को बार बार बहकाने की कोशिश करता है और वो कौन से पुरुष होते हैं और उनको महिलाएं कैसे पहचानती हैं, तो ये मुझे लगता है कि किसी भी अवस्था में पुरुष रहा हो, उसने हमेशा ऐसी कोशिश की है, चाहे वो राजनीति में रहा हो, चाहे वो कॉलेज में रहा हो, चाहे वो किसी भी अवस्था में किसी रहा भी हो। करियर हाँ, क्षेत्र कहीं में पे भी जहाँ रहा भी हो। हाँ। तो इस प्रियंका गांधी का जो स्टेटमेंट था, इसके जो मायने हैं ना, बहुत बहुत दूर तक के थे वो। बहुत दूर तक के मायने थे। एक दो मायने तो बताइए स्पष्ट तौर पे, प्रत्यक्ष जो दिखता हो। देखिए, महिलाओं की बात हो रही थी और उन्होंने इस बात का जिक्र इसलिए किया कि आप जो है महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहते हो, ठीक है, आप सिर्फ उनका इस्तेमाल करना चाहते हो और महिलाएं इस बात को समझ रही हैं, क्योंकि जो जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित होकर कानून बन गया, वो संविधान का हिस्सा है, उसको लागू नहीं करना चाहते आप। अगर आपके अंदर इतनी ही ज़्यादा मुझे लगता है कि इच्छा शक्ति है कि आप महिलाओं का भला करना चाहते हो, तो आप 543 सीटों में लागू कर दो उसको, क्या दिक्कत है? आप तो देश के मालिक हो। ठीक बात है। और विपक्ष का आपको समर्थन है। जिन पार्टियों को आप कोस रहे हो पानी पी पी के, उन्होंने कि कांग्रेस ने, टीएमसी ने विरोध कर दिया और जब संबोधित किया देश को प्रधानमंत्री जी ने 58 बार नाम लिया कांग्रेस पार्टी का। 59 बार 59 बार था। तो 59 बार नाम लिया कांग्रेस पार्टी का। जी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप सही मायने में इस देश की आधी आबादी का भला करना चाहते हो, तो आप तुरंत प्रभाव से, पहली बात तो आपको 2024 में इसको लागू कर देना चाहिए था। चलिए, नहीं हो पाया, तब तो आपके पास 303 सीट थी और आपके पास अलाइज भी थे। ठीक बात है। नहीं हो पाया, अब आप 240 पे आ गए। अब आपको समर्थन चाहिए विपक्ष का, विपक्ष आपके साथ खड़ा है। अब दीजिए ना महिलाओं राहुल गांधी का पार्लियामेंट के अंदर ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट है, अखिलेश यादव का स्टेटमेंट है, ममता बनर्जी का है, वो बाहर है। तो जब विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है, आपकी नीयत साफ है, दे दो, अभी कर दो। ठीक बात है। लेकिन ऐसा है ना, नरेंद्र मोदी जी के पास 543 आम है और नरेंद्र मोदी यूँ कह रहे हैं कि मैं 1/3 देना चाहता हूँ महिलाओं को, लेकिन दूंगा तब जो 850 सोचेंगे। मैं आपको सही बताऊं, ना तो महिलाओं को आरक्षण देना है और ना कास्ट सेंसस करवाना है, सिर्फ बातें करनी है। ठीक बात है। और लोगों को मूर्ख बनाना है। लेकिन जो इन्होंने सोचा कि हम इस बार जो है महिलाओं को बेवकूफ़ बना के उनका वोट हथिया लेंगे, उसकी मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं लगती। अच्छा, आपने ना अभी बीच में बात की कि बंगाल में खासतौर पे प्रोग्रेसिव महिलाएं और काफ़ी दिखती हैं, वोकल महिलाएं होती हैं, और इस कारण से शायद बीजेपी को लगा हो कि बंगाल में हम इस कार्ड को यूज़ कर लेंगे इलेक्टोरली। लेकिन दिख उल्टा रहा है। बंगाल की प्रोग्रेसिव महिलाएं जो हैं, जिस तरीके से आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, मैं बात कर रहा हूँ महुआ मोइत्रा का, और केवल एक नाम मैं लेना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने वो ट्वीट किया, लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके का आक्रामक तेवर रिप्रेजेंटेटिव वेस्ट बंगाल की जो हैं, जो अपनाती हैं, वो कोई और अपनाता दिखता नहीं है। तो वो जो तेवर है, वो योगी आदित्यनाथ को फेंटा कह के संबोधित करने वाली बात हो, फेंटा लैंड, इवन महुआ के अलावा इवन सयानी घोष जो है वो बड़ा अच्छा प्रचार प्रसार कर रही हैं और बड़े अटैकिंग मोड में जिस तरीके से बोल रही हैं। और कल जब अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया कि ओ दीदी, कान और आंख खोल के, हाँ, तो लास्ट स्टेटमेंट याद कीजिए 2021 का, जब मोदी जी ने ये बात कही थी कि दीदी ओ दीदी, उस बात का ही बड़ा विरोध हुआ था कि आप कैसे एक चुनी हुई महिला के बारे में, जो 3rd टाइम चीफ मिनिस्टर बनी हैं, आप उनके बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस बार अमित शाह के मुख से स्टेटमेंट आया कि ओ दीदी। तो मुझे लगता है कि बंगाल में ये भाषा नहीं चलती है। राइट। वहाँ वो बहुत सोफिस्टिकेटेड राज्य है। उसके बारे में एक कहावत भी है कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव है बहुत, देश की राजधानी थी पहले, उसके बाद दिल्ली शिफ्ट हुई, तो वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत डिफरेंट कल्चर के लोग हैं। इसीलिए मुझे लगता है बार बार कि बीजेपी वहाँ जीत नहीं पाएगी। 2021 में जब मोदी जी की छवि बिल्कुल पीक पे थी, वो अपना 2nd टर्म एंजॉय कर रहे थे, हालांकि उस दौरान कोविड आ गया था और शुभेंदु अधिकारी पे इन्होंने पूरा इन्वेस्ट करके उसको बड़ा बनाने की कोशिश की ताकि ममता बनर्जी के बराबर का आदमी खड़ा हो जाए प्रदेश के अंदर। हो नहीं पाया, क्योंकि उसके अलावा भी बीजेपी की जो सबसे बड़ी
कमी मुझे लगती है वो ये लगती है कि उनके पास ममता बनर्जी का ऑल्टरनेट नहीं है। क्योंकि ये सबको पता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ जाके हिंदी में भाषण देते हैं या अमित शाह देते हैं तो वो उस बांग्ला उस वोटर से जुड़ नहीं पाते क्योंकि हैं। वो बंगाली प्राइड का जो मामला है ना, तो आप वहाँ कनेक्ट नहीं कर पाते हो, इसलिए आप बंगाल में नहीं आ पा रहे हो और इस बार भी नहीं आ पाओगे आप। अच्छा, एक चीज हालांकि मैंने कोई सर्वे नहीं किया है, बट मेरी अपनी राजनीतिक समझ ये कहती है कि इस बार भी ममता बनर्जी ही बंगाल की चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। अच्छा, हमें सारे राज्यों पे बात करनी है। बंगाल पे एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। आपने ब्लैंकेट ये बात बोला है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी नहीं जीत पाएगी बंगाल का चुनाव, लेकिन कीपिंग इन माइंड 91 लाख वोटर डिलीशन जो हुआ है वो, प्लस बंगाल क्योंकि एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, उसमें नारेबाजी नहीं चलेगी महिलाओं के बारे में। रूलिंग पार्टी ऐसी है जिसने सच में महिलाओं को हिस्सेदारी दी, भागीदारी दी, जगह दी, तो आपको सम्मान दिखाना पड़ेगा। लेकिन दीदी और दीदी वाले नारे से, ओ दीदी आंख और कान खोलकर सुन लो के नारे तक अब वो सम्मान नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन वो 91 लाख वोटर डिलीशन वाला भी मामला है, उसे देखते हुए आप कुछ देखते हैं चुनावों का परिणाम? देखिए, पिछली बार का जो वोट डिफरेंस था बिटवीन टीएमसी एंड बीजेपी, वो टीएमसी 58 लाख वोटों से जीती आगे थी, थी, बीजेपी से जीती थी जी। और बीजेपी की 77 सीट्स आई थी। ठीक है, इस बार जो जिन लोगों के पास वोट देने का अधिकार नहीं है वो 27 लाख वोटर हैं जी। ठीक है, उनको पता नहीं है कि उनको वोट कहाँ डालना है, यानी उनका वोट है भी या नहीं है। 34 लाख से ज्यादा शिकायतें ट्रिब्यूनल के पास वो गई हैं, लेकिन उसका फैसला हो नहीं पाएगा क्योंकि फर्स्ट फेज की कल वोटिंग हो जाएगी। राइट। ठीक है, तो आप 27 लाख मान के चलिए कि ये जो वोटर हैं ये कहीं ना कहीं ये किसका है, ये बीजेपी का वोटर है, ये टीएमसी का वोटर है, एक अलग विषय है। 27 लाख को जब आप हटा देंगे 91 में से, ठीक है, उसमें क्या हुआ, जो फर्स्ट फेज में जो वोट SIR के माध्यम से वोट काटी गई, उसमें ममता बनर्जी ने उस सिस्टम को समझ लिया था और उन्होंने दिमाग लगा के अपने संगठन से और अपने सरकारी तंत्र से वो इतना ज़्यादा हार्म इलेक्शन कमीशन के द्वारा बीजेपी नहीं कर पाई टीएमसी का। तो क्योंकि बिहार की, महाराष्ट्र की, हरियाणा की, इन राज्यों की गलतियों से सीख के ममता बनर्जी ने उसको ठीक कर लिया पहले। अच्छा, इसका भी असर पड़ेगा क्या? क्योंकि जिन राज्यों का आपने नाम लिया, चाहे बिहार हो चाहे हरियाणा हो, डबल इंजन की सरकार थी वहाँ पे, इन लोगों के फ्रेज में कहें तो वहाँ तंत्र जो है वो ममता जी का तंत्र है। आप देखो, जैसे ईडी ने वहाँ पे रेड करने की कोशिश की, अधिकारियों को परेशान करने की कोशिश की, रात को सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ा। ठीक है, तो बेसिकली तंत्र आपके हाथ में होने का फायदा होता है और उसका फायदा ममता बनर्जी को हुआ है। तो 27 लाख वोट वो जो वोट नहीं दे पाएंगे और बाकी जो वोट काटे गए हैं उसके बावजूद भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी हारेंगी नहीं। चलिए, एक स्टेट इसमें रेड लगा लीजिए बीजेपी के लिए, ग्रीन लगा लीजिए टीएमसी के लिए। दूसरे स्टेट पे मूव करते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा हैं जी, बहुत चर्चाओं में रहे, अभी भी हैं। अभी भी हैं। अच्छा, आपने तो कहा था और सारे खुलासे होने वाले, हुए नहीं, मैंने कहा आदेश जी बोल के गए थे, अभी होंगे। क्या अपडेट है उसमें? अपडेट ये है कि क्योंकि डॉक्यूमेंट सारे आ चुके हैं, जिन जो नए खुलासे हैं और भाजपा से ही आए हैं और किसी का इंटरेस्ट कोई है नहीं। मैंने ये सोचा था कि ये लड़ाई सिर्फ वोटिंग तक की है, लेकिन ये उसके आगे जा रही है, ये जा रही है 4 मई तक, यानी रिजल्ट जो आएगा उसके बाद जो सीटें किसकी कितनी आती हैं वो लगभग सबको पता है, कांग्रेस को भी पता है, भाजपा को भी पता है। तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल इस बात का है और वहाँ सिर्फ एक ही सवाल है असम में कि हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। बीजेपी आ रही है, ये फिक्स है? बीजेपी आ रही है, लगभग तय है असम में सीटों की संख्या कम होगी तभी तो हेमंता को हटा पाएंगे। नहीं, जरूरी थोड़ी है। अच्छा, देखिए, बीजेपी में ये सब नहीं होता। 2019 में जब दूसरे दौर की सरकार लेके आए मनोहर लाल खट्टर, तो उनको 24 से पहले हटा दिया। शिवराज सिंह चौहान चौथी बार लेके आए, उनको हटा दिया। तो ये भाजपा में अप्लाई नहीं होता है कि क्या होगा। तो ये जो जितनी भी चीज़ें आई, पासपोर्ट की आई, या वो 52,000 करोड़ की बात आई, या वो गोल्डन वीज़ा की बात आई, ठीक है, ये सब आई। और उसके अलावा और जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं कांग्रेस पार्टी के पास में, जो भी कंसर्न लोग हैं उन लोगों के पास में, वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है हेमंता के लिए। ओके। और जिस दिन वो सामने आएंगे, मुझे उम्मीद है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही थोड़ी राहत मिल जाएगी कोर्ट से, गुवाहाटी हाई कोर्ट से पवन खेड़ा को, या जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से, तो मुझे लगता है थोड़ा सा उसमें कुछ आगे डेवलपमेंट होगा।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि 4 मई से पहले या उसके बाद शपथ से पहले कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि एक हमला ज़रूर होगा हेमंता बिस्वा के ऊपर। ठीक। असम के रिजल्ट पे जब बात कर रहे हैं ना, तो एक चीज़ और समझाइए। आपने जैसे कहा कि जो इन्फॉर्मेशन आई पवन खेड़ा के पास, जिसका उन्होंने प्रेस कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास, पवन खेड़ा क्योंकि कम्युनिकेशन को हेड तो करते इसलिए हैं, उन्होंने उसको प्रेजेंट इसलिए किया। वो जो भी व्यक्ति वहाँ पे होगा वो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, वो ठीक। पार्टी का काम है। तो खबरें जो है, इन्फॉर्मेशन जो है आई तो बीजेपी के पास से थी। मतलब बीजेपी में एक सेक्शन ऐसा है जो हेमंता के खिलाफ है। और आप अपर असम की बात कर रहे थे, पिछली चर्चा में भी हम लोगों ने ये बात की थी। तो जब एक सेक्शन पार्टी का अपने नेता के खिलाफ होता है, तो वो कोशिश तो ये भी करेगा कि चुनाव ना जीत पाए। तो क्या इसका फायदा किसी तरीके का कांग्रेस को नहीं मिल रहा है? उसका बड़ी वजह ये है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने जिस हिसाब से डिलिमिटेशन किया वहाँ पे जो 22-23 सीटों के ऊपर, और जिस हिसाब से उनको बांटा गया है, एक तो उसकी बड़ी वजह वो है। दूसरा ये है कि कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है वो उसका जो मेजर चंक था वो उन्होंने भाजपा में शामिल कर लिया, तो कांग्रेस पार्टी के भी तो लीडरशिप क्राइसिस हो गया है। ओके। ठीक है। चौथा क्या है कि पूरा असम उन्होंने कैप्चर कर रखा है, और उसमें सिर्फ पूरे असम का जब मैं बात कर रहा हूँ उसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं है, उसमें बीजेपी भी है। यानी जो एक्चुअल बीजेपी थी, जो कोर बीजेपी थी, कि आपने उसको साइडलाइन करके और अपनी बीजेपी बनाने की कोशिश, पैरेलल बीजेपी, आपने पैरेलल बीजेपी जो हेमंता की बीजेपी है। वो आरएसएस की बीजेपी नहीं है, वो मोदी की बीजेपी नहीं है, वो हेमंता बिस्वा शर्मा की बीजेपी है। बताइए, कांग्रेस से आयातित एक नेता अपनी बीजेपी तो ये इस बात को लेके संघ के भीतर और पार्टी में एक तबके के भीतर बहुत विरोध है। लेकिन आप एक ये भी बता रहे थे ना सर कि नंबर 1 या नंबर 2, नंबर 1 के ज्यादा करीबी, नंबर 2 के ज्यादा करीबी हैं, अमित शाह के बहुत करीबी है हेमंता बिस्वा शर्मा। देखो, एक बात की जाती है कि नंबर 1 और नंबर 2 में कोई झगड़ा नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मैं भी मानता हूँ। लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 के लोग जब आपस में लड़ते हैं तो वो साफ साफ दिखता है। उदाहरण दे देता हूँ आपको, जो आपको इसके बाद आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हिरेन जोशी किसके आदमी थे? नंबर 1 के, राइट। उनको लेके जो भी चीज़ें खुलासे हुए, जो पार्टी के अंदर जो भी चीज़ें हुई, पीएमओ के अंदर जो भी चीज़ें हुई, उसके बाद उनको साइडलाइन कर दिया गया। किसने किया? नंबर 2 के लोगों ने। नंबर 2। अब आ जाओ हेमंता बिस्वा शर्मा पे, किसके आदमी है? नंबर 2 के। उनके खिलाफ जहाँ भी जो कुछ भी हो रहा है उसमें किसके लोग इन्वॉल्व हैं? नंबर 1 के हैं। गैस कर सकते हैं आप लोग। अब आप आ जाओ, नहीं क्योंकि आपने बताया नहीं ना इन्वॉल्व कौन है, इसलिए कैसे कर सकते हैं। अब आप आ जाओ, याद कीजिए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विजय रूपानी जी को। रूपानी जी बड़े क्लोज थे अमित शाह जी के, ठीक है। उनको किसने हटाया? नंबर 1 के लोगों ने। और किसको बनाया? भूपेंद्र पटेल को। वो किसके नज़दीकी हैं? आनंदीबेन के। ठीक है। नंबर 1 से लिंक जोड़ रहा है। एक और व्यक्ति हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि उसमें थोड़ी सी वो हो जाएगी, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो होने दीजिए। नहीं, जेंडर को लेकर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। वो नहीं, किसी का अपमान नहीं करना चाहते हैं। नहीं, अगर वो है तो नहीं, मैं उसमें बड़ा सम्मान करता हूँ सबका। वो बहुत क्लोज हैं। उनको कौन निपटा रहा है? नंबर 2। ओके। आपने वो घर बैठा दिया। अब जिसका नाम लिया नहीं गया है वो हार्ड वर्क आपको करनी पड़ेगी, होमवर्क भी। कमेंट करते रहिएगा, मैं पूछ लूंगा। और उस नेता ने विपक्षी पार्टी के एक बड़े नेता को हराया था। लीजिए, क्योंकि उसके बावजूद आपने घर बैठा दिया उनको। अरे दूसरी पार्टियों से बुला बुला के लोगों को राज्यसभा भेज रहे हो और तुम्हारा अपना नेता हार गया है, तुम्हें उसकी कदर नहीं है। तो ये बात सही है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन दोनों के लोग हमेशा तलवार लेके आमने सामने रहते हैं। और छोटे मोटे मारपीट नहीं होती है, युद्ध होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड पूरा मामला चल रहा होता है। तो वो बात सही है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। मैंने आपको उदाहरण इसलिए दिए ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आए कि जो हम बात कह रहे हैं उसमें तथ्य है या नहीं है। चलिए, जो 2 नाम इन्होंने नहीं बताया है वो पजल बड़ा आसान कर दिया है अब तो, लेकिन फिर भी वो आसान पजल आप समझ पाए कि नहीं, कमेंट में हमको बता दीजिएगा। हम चलते हैं तीसरे राज्य की तरफ। कहाँ चलें? दक्षिण में ही जाना है। केसी वेणुगोपाल की बात कर लेते हैं। केरला के कौन जीत रहा है, पहले तो ये बताइए। कांग्रेस पार्टी जीत रही केरल में।
और मेरा 100% पिनराई विजयन मेरा खत्म। मानना है कि 82 to 85 सीट्स कांग्रेस पार्टी लेके आ रही है। क्या गलती हो गई पिनराई विजयन से, क्यों नहीं है उनके पास? देखिए ये तो लास्ट टाइम ही, क्योंकि जो वो जब रिपीट हुए थे कांग्रेस पार्टी की अपनी गलतियों के कारण हुए थे, नहीं तो वहाँ 5-5 साल का कार्यकाल हमेशा यूडीएफ और एलडीएफ के बीच आता था। जी। तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर काम किया और कांग्रेस ने एक बेहतर काम ये किया कि वेणुगोपाल को चुनाव लड़ने नहीं भेजा। उससे क्या होता फूट नहीं कि पड़ी। इंटरनल फाइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती और ये क्लियरिटी आ जाती कि नहीं, वेणुगोपाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उससे क्या होता, एक बार फिर तीसरी बार जो है वहाँ पे एलडीएफ आ जाती और कांग्रेस पार्टी फिर हार जाती। एक तो काम ये अच्छा किया। दूसरा, सरकार वहाँ बन रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। जिस तरीके से असम में सरकार बीजेपी की आ रही है वहाँ कोई शंका नहीं है। वहाँ शंका इस बात की है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ऐसे ही असम में, केरला में, केरला में अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब राज्य के लिहाज से वहाँ 2 बड़े नेता हैं। एक है नेता प्रतिपक्ष वी.डी. सतीशन, दूसरे हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व सांसद, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, पार्टी के महासचिव, एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे रमेश चन्नीथला, वो भी बड़े नेता हैं वहाँ के। और तीसरे हैं दिल्ली की पसंद, राहुल गांधी की पसंद, वेणुगोपाल। मैंने आपके लास्ट शो में भी कहा था कि राहुल गांधी आमतौर पे किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं। परिस्थितियाँ वैसी बन जाए तो अलग बात है। उनका अपना स्टाइल है, वो अपने हाथ झाड़ते हैं, जेब में डालते हैं, निकल लेते हैं। कहते हैं पर्यवेक्षक को भेज दो, ऑब्जर्वर जाएंगे, उनका जो डिसीजन विधायकों से बात करेंगे, जो विधायक कहेंगे उस हिसाब से हम फैसला कर लेंगे। राहुल गांधी ना आपको घर के बाहर से अंदर लेके नहीं आते हैं। अगर आप दहलीज पे खड़े होगे ना तो आपको धक्का मार सकते हैं हल्का सा। ओके, ठीक है, ये बेहतर तरीका है समझाने का। तो अगर जो ऑब्जर्वर जाएंगे वहां अगर सीक्रेट वोटिंग होगी तो वेणुगोपाल मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मतलब स्टेट के अंदर उनकी ऐसी पकड़ नहीं है। नहीं, मैंने क्या कहा, पहले ध्यान से सुनो। मैंने ये कहा कि अगर ऑब्जर्वर जाएंगे, जो कि जाएंगे, और वहां अगर ये कहा गया कि विधायकों को कि आप सीक्रेट वोटिंग कीजिए या आप किसको सीएम चाहते हैं, तो वेणुगोपाल मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हाँ, तो मतलब यही हो ना कि लॉयलिस्ट नहीं है वहां पे केसी वेणुगोपाल। लेकिन अगर ये कहा कि आप ओपन वोटिंग कीजिए तो मैं कह नहीं सकता। अब तो सीक्रेट में नहीं होगा, ओपन में हो जाएगा, क्यों? डर होगा किसी तरह का कि राहुल गांधी डर भी हो सकता है। देखिए दिल्ली से सेंट्रल लीडरशिप सब घबराते हैं और वो कितने क्लोज हैं कितने नहीं है, लेकिन परसेप्शन तो है ना। राइट, राजनीति का खेल सारा परसेप्शन का है, धारणा भी चलती है अनडाउटेडली। ठीक है, तो उनका ये मैसेज तो है ही है। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है ऐसा नीरज जी, और मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, मुझे वेणुगोपाल के मुख्यमंत्री बनने का आसार कम लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुंडली कमजोर लग रही है आपको उनकी? कुंडली नहीं, मतलब ये मेरी इंट्यूशन कह रही है। मैं इसको पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं कहूँगा, ये मेरी इंट्यूशन कह रही है। अच्छा, अब लंबे क्या समय होता है, वेणुगोपाल ना बहुत लोगों के वकील रहे हैं, उन्होंने उनके केस लड़े हैं, उनको डिफरेंट पदों पे बैठाया है। वेणुगोपाल के खुद के पास कोई वकील नहीं है जो उनका केस लड़ सके सुप्रीम कोर्ट में, सीजीआई के सामने कि इनको मुख्यमंत्री बनाओ। कई बार ना ही अपने बाल नहीं काट सकता। अच्छा, दूसरी बात ये भी ना, बहुत ज्यादा क्लोज जो व्यक्ति है उसको कई बार कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, वो बहुत ज्यादा नेगोशिएट भी नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी ने हमेशा अपने नजदीकी व्यक्तियों की कुर्बानी ली है। एग्जैक्टली, ठीक बात है। मुझे कोई याद नहीं आता कुछ भी ऐसा। जब वो 2017 में पहली बार कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद 18 में सरकार बनी 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। तब अहमद पटेल जिंदा थे और उनके सामने विकल्प था कि वो, क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट हो गए थे तो सिंधिया को और पायलट को मुख्यमंत्री बना दें, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। तो जो राहुल गांधी की नेचर है, जो उनकी फितरत है, अगर मैं उसको डिकोड करने की कोशिश करूं तो मुझे वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनते हुए नजर नहीं आते। चलिए, मतलब केरला में कांग्रेस के लिए ग्रीन सिग्नल, केसी वेणुगोपाल के लिए रेड। असम में बीजेपी के लिए ग्रीन सिग्नल, हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए रेड सिग्नल। यहाँ तक बात हुई 3 राज्यों की। अब चलते हैं दक्षिण के एक अन्य राज्य में, तमिलनाडु। ये जो डिलिमिटेशन वाला पूरा प्रोसेस हुआ आदेश जी, खास तौर पे तमिलनाडु में बहुत जबरदस्त विरोध हुआ।
स्टालिन ने बिल की कॉपी भी फाड़ी, उसके बाद वो काला कपड़ा पहन के उसका विरोध भी हुआ, सब तमाम लोगों ने काले कपड़े और पूरा एक ब्लैक शर्ट इवन मूवमेंट पार्लियामेंट में। हाँ, पार्लियामेंट में ब्लैक शर्ट मूवमेंट की पूरी हिस्ट्री रही है, पेरियार की धरती रही है तमिलनाडु। इलेक्टोरली क्या डिक्लेयर करती हुई दिख रही है अभी आपको? ये देखिए, डिलिमिटेशन का जो अभी जो प्रारूप है, जिस हिसाब से ये करना चाहते हैं उसको, कि जो एग्जिस्टिंग सीटें हैं उसका 50%, उस हिसाब से दक्षिण के राज्यों को भारी नुकसान होगा। उसमें बड़ा राज्य तमिलनाडु है, बीजेपी के वहाँ फुटप्रिंट्स नहीं है, ये सबको पता है इस बात के बारे में। और जयललिता जी के निधन के बाद वहाँ एक और स्टार जो है विजय, वहाँ पे कल्चर रहा है स्टार्स का, जी, वहाँ राजनीति में वहाँ के लोग उनको पूजते हैं। जी। तो टीवी के एमर्ज हुई है उस टेम्पलेट के बाद से लेके, और दिल्ली में सीबीआई की पूछताछ तक, ठीक है। और जिस हिसाब से विजय ने भी जो टिकटें बांटी हैं वो उसमें ज़्यादा क्रिश्चियंस को टिकट दी है, दलित्स को टिकट दी है, यानी वो भी एक वोट को टारगेट करके चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बड़ा तबका चाहता था कि टीवी के अलायंस हो जाए विजय के साथ, में बड़ा तबका चाहता था। इवन मानिक टैगोर, ज्योतिमणि और भी बहुत सारे लोग चाहते थे कि डीएम के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन खड़गे साहब जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं और वहाँ के जो तमिलनाडु के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो खड़गे साहब के बहुत नज़दीकी हैं, और वो उतनी नज़दीकी हैं स्टालिन साहब के। ठीक है, तो उन्होंने ये इंश्योर किया। और आपको याद होगा कि अलायंस से पहले एक मीटिंग हुई थी 10 जनपद के ऊपर, जहाँ खड़गे साहब, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वेणुगोपाल, ये सब बैठे। तो खड़गे साहब वहाँ चल के इसलिए आए थे कि सोनिया जी मीटिंग में रहेंगी तो ये मैं इंश्योर कर लूँगा कि ये अलायंस हो जाए। इसके पीछे के जो बैकग्राउंड है वो ये है। राहुल गांधी चाहते थे कि उन्हें करीब करीब उनकी सीटें बढ़ाई जाएं, बोर्ड्स कॉरपोरेशन में उनको हिस्सा मिले, मिनिस्ट्री मिले। आप खाली सिर्फ विधायक बन जाएं वो उतना सफिशिएंट नहीं है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ और खड़गे साहब ने वो अलायंस करवा दिया, और राहुल गांधी इस अलायंस के पक्ष में नहीं है, आज भी नहीं है। अच्छा, लेकिन स्टालिन जो हैं उन पहले लोगों में से एक हैं जिन्होंने राहुल गांधी को पीएम के तौर पे एंडोर्स किया हुआ है, तो फिर ये लेकिन क्या होता है ना, आप एक मेजर स्टेक खा रहे हो ना कांग्रेस पार्टी का। ठीक, ठीक है, मतलब एक स्पेस है जहां पे वो ग्रो कर सकती हैं। वो एक आइडियोलॉजिकल मामला है कि आप कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, और डीएमके का जो प्रारूप है, जैसी वो पार्टी है, जो वो पेरियर की जो विचारधारा को लेकर चलती है, वो भाजपा को सूट ही नहीं करती। दे कैन नॉट बी नेचुरल अलाइ, राइट। तो वो तो उनकी मजबूरी है। तो आइडियोलॉजिकली नेचुरल कॉम्प्लीमेंट्री फिगर हैं एक दूसरे के, राहुल और स्टालिन। राहुल गांधी भी तो उनको उसी तरीके से वहाँ पे इज्जत मान सम्मान देते हैं। तमिलनाडु जाके घर जाते हैं, उनके कार्यक्रम्स में गए हैं, ज्वाइंट रैलीज हुई हैं, और जो उनके फादर थे स्टालिन साहब के, करुणानिधि, उनके भी कई सारे कार्यक्रमों में गए हैं वो तो एक क्या है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है, विचारधारा सेम है, लेकिन किस आपका जो स्टेक होता है मैटर करता है ना। ठीक बात है। जैसे आरजेडी ने बिहार में जिस तरीके से ट्रीट किया कांग्रेस पार्टी को, वो अलग बात है कि उसमें कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे जो बात कर रहे थे उनकी भी गलती थी, वो अलग बात है, लेकिन ट्रीट तो अच्छे से नहीं किया ना। अच्छा, फिर वो वाली बात है कि आपका पॉलिटिकल स्पेस कोई और खा रहा है, आपको उसको क्लेम करना होता है। तो अब डीएमके ने भी ऐसे ही कर दिया। तो अब राहुल गांधी जिस हिसाब से काशीराम की और उन सब की बात कर रहे हैं, एक दलित आउटरीच की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहते कि आने वाले अगले साल यूपी के चुनाव में अखिलेश यादव भी उनको वैसे ही ट्रीट करे। यानी जब वो चेयर पे बैठे तो कुछ रख के बैठे कि ये हमारे पास है, इसके बाद बताओ क्या क्या बात करोगे। जब आपकी थाली में कुछ होगा ही नहीं तो आप किसको क्या खिला दोगे। तो ये अलायंस को लेके एक अलग स्ट्रैटेजी चल रही है कांग्रेस के अंदर, खासतौर पर राहुल गांधी के आसपास। तो डीएमके को बेसिकली खड़गे साहब ने अलायंस कराया, राहुल गांधी पक्ष में नहीं थे और आज भी पक्ष में नहीं है। और मुझे लगता है रिजल्ट कुछ भी हो, 2029 के लोकसभा चुनाव में कुछ चीज़ें बदलेंगी, हो सकता है कि टीवी के साथ जाए। अच्छा, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, अब ये भी बताइए। रिजल्ट मुझे लगता है कि डीएमके और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, रिपीट करेगी। मतलब यहाँ पर भी बीजेपी के लिए रेड सिग्नल है। हाँ, रेड सिग्नल है। 3.5 राज्य मान के चलते हैं बीजेपी के लिए रेड सिग्नल। फिर तो भाई एक राज्य में आप मुख्यमंत्री चेंज कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री बाहर बहुत सारे लग रहे हैं, वेस्ट बंगाल, केरला। नहीं, हमने अभी ये नहीं कहा कि चेंज कर रहे हैं, बस वहाँ सवाल सिर्फ एक ही है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्योंकि जब संघ जब इंटरवीन करता है ना, और अगर मेरा अंदाज़ा सही है कि
उसको नंबर 1 की टीम ही जो है वो धकेल रही है, ठीक है, तो फिर बनना मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए 3 रेड हैं और बीजेपी के और लिए, एक बात बता एक दूं, ग्रीन है। मैंने आपके हाँ लास्ट शो में एक बात कही थी, रिपीट करना बहुत ज़रूरी है वो जी। चीज़। ये जो 52,000 करोड़ का अमाउंट है ना, इसने सबको सरप्राइज किया। बीजेपी के सेंट्रलाइज सिस्टम में ऐसा नहीं होता। तूने कैसे इकट्ठा कर लिया भाई, हम नहीं कर क्या पाए। क्या हेमंता ने एक बार भी ये कहा या उनकी पत्नी ने ये कहा कि ये मेरा इंडियन पासपोर्ट है, ये देख लो? कहा एक बार भी? क्यों नहीं कहा? आपने ये कहा कि मैं पेल दूंगा, रेल दूंगा, ठीक है, पेड़ा बना दूंगा, खेड़ा बना दूंगा, सब कहा आपने। पुलिस भेज दूंगा, निपटा दूंगा, कोशिश भी की आपने ठीक है, करने की। कोशिश भी की, पुलिस भी भेज, सब कुछ किया। क्यों नहीं आप एक बार भी अपनी पत्नी का पासपोर्ट लेके सामने आके ये कह दिया कि ये मेरी पत्नी का पासपोर्ट है और ये भारतीय पासपोर्ट है? खत्म हो जाती बात। सरकार कह रही थी आपकी है केंद्र अरे में वो थी। खुद ही कह देते वो हैं, खुद ही कह देते, ठीक बात है, क्या प्रॉब्लम थी? ठीक बात है। पहले तो आप अपने परिवार के लोगों को डालोगे बिजनेस में, कोई उनसे सवाल पूछ ले तो आप उनको जेल में भेजने की बात करोगे। अरे भाई लोकतंत्र है यहाँ, सवाल पूछ सकता है कोई भी व्यक्ति। ठीक बात है, आप सत्ता में बैठे हुए हैं, हाँ। कुर्सी आपकी है, जवाब आपको देना पड़ेगा। अब वो क्या कह रहे थे, कोई भी मुख्यमंत्री 20 साल में भी 52,000 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता। सर कितने कमा सकता है? 5,000, 10,000, 15,000 बता दो। जो राशि है वो पहली तो बात बताओ। तो ये कि क्या मुख्यमंत्री पैसा कमाने के लिए पैदा बनाया जाता है? हम्म, मुख्यमंत्री राज्य के लोगों की सेवा करने के लिए होता है। और आप कह रहे हो कि इतना पैसा कोई नहीं कमा सकता। स्टेटमेंट देखो आप, और फिर क्या मैं पेल दूंगा, मैं रेल दूंगा। अरे आरोपों पे जवाब नहीं दिया आपने, एक भी, ठीक बात है। एक भी जवाब आपने उस पर नहीं दिया। मतलब आरोपों को छोड़ के आपने बाकी सब कुछ कर दिया। पूरा नैरेटिव सेटिंग का जो मामला था उसमें आप लगे रहे, आरोप जो हैं, सवाल जो पूछे गए, सीधा सीधा उसका जवाब नहीं दिया दीजिए। कुछ भी। कह रहे हैं कि नहीं इतना पैसा तो पॉसिबल नहीं है। सर कितना पॉसिबल है? वही बता दो। बता दो। और कोई चोर की पूछे, दाढ़- अगर कोई पूछे ऊपर वालों से, क्या बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को पैसा कमाने का टारगेट देती है? ठीक बात है, सवाल तो पैदा होता ही है।